नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे तनाव की, एक ऐसे गतिरोध की, जो सिर्फ बड़ी-बड़ी हेडलाइंस में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़ा जा रहा है। ये एक कहानी है जहां दांव पर सियासत भी है, साख भी और दुनिया की इकोनॉमी भी। तो शुरू करते हैं इस मामले के बिल्कुल सेंटर से। ये शब्द किसी और के नहीं, ये हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। और निशाना कौन था? एक बहुत बड़ा अखबार। यहीं से आप देखिए, इस पूरे टकराव का जो पर्सनल और लड़ाकू अंदाज है ना, वो एकदम साफ हो जाता है। अब सवाल तो यही उठता है ना कि भाई एक अखबार के एडिटोरियल का इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से क्या लेना देना। चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल माहौल क्या था जिसने राष्ट्रपति के गुस्से को इतना भड़का दिया। यहीं से इस पूरे विवाद की जड़ जुड़ी हुई है। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN, न्यूयॉर्क पोस्ट, इन जैसे बड़े मीडिया हाउसेस की सबसे बड़ी शिकायत यही थी। उनका मानना था कि ट्रंप ने सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं जीत गया, बहुत जल्दबाजी में एक ऐलान कर दिया। एक ऐसा ऐलान जो शायद हकीकत से बिल्कुल अलग था। और ये लड़ाई सिर्फ एक मीडिया हाउस से नहीं थी। ट्रंप ने तो इन सभी बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक पब्लिक वॉर छेड़ दी थी। इससे अंदाज़ा लगता है कि प्रेस के साथ उनका टकराव कितना गहरा और फैला हुआ था। मतलब उन्होंने तो CNN और न्यूयॉर्क पोस्ट का पूरी तरह से बॉयकॉट तक कर दिया था। हाँ, और उनकी इस तेज तर्रार प्रतिक्रिया का असली कारण शायद यहीं छिपा है। देखिए, ट्रंप के लिए पब्लिक परसेप्शन ही सब कुछ था। उन्हें एक मजबूत, एक जीतने वाले लीडर के तौर पर दिखना था, और वो भी तब जब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन सर पर थे। ये पूरी लड़ाई असल में प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। अच्छा, तो मीडिया वाली लड़ाई से अब जरा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं ईरान के साथ चल रही जियोपॉलिटिकल चेस पर, जहां दांव बहुत बहुत बड़े लगे हुए थे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझना बेहद जरूरी है। सोचिए, ये ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक इतना पतला सा रास्ता है कि जिसके भी कंट्रोल में ये आ जाए, समझिए उसके हाथ में दुनिया की इकोनॉमी को हिलाने की पावर आ जाती है। इसीलिए ये अमेरिका के लिए इतना क्रिटिकल है, और ट्रंप की साख के लिए तो ये एक लिटमस टेस्ट जैसा था। और यहीं पर आकर मामला फंस गया। अमेरिका की डिमांड बिल्कुल सीधी थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोला जाए, कोई शर्त नहीं। लेकिन ईरान ने सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। ईरान ने यहां एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उसने खेल के नियम ही बदल दिए। उसने क्या किया कि हॉर्मुज को लेबनान में चल रहे एक बिल्कुल अलग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से जोड़ दिया। ईरान ने अमेरिका से कहा, आपको हॉर्मुज खुलवाना है तो पहले लेबनान में सीज फायर लागू करवाइए। ये साफ तौर पर अपना दबदबा, अपना लेवरेज बढ़ाने की कोशिश थी। आप देखते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ बंद कमरों में डिप्लोमेसी के जरिए नहीं लड़ी जा रही थी। नहीं, ये तो सोशल मीडिया पर, पब्लिक में एक दूसरे पर तंज कसकर लड़ी जा रही थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और ये ट्वीट करके अपनी पावर और कंट्रोल दिखाने की कोशिश की। ये एक तरह से पूरी दुनिया के सामने दी गई एक खुली वार्निंग थी, ताकि उनकी वो स्ट्रांग लीडर वाली इमेज बनी रहे। पर ईरान कहाँ चुप बैठने वाला था। ट्रंप के ट्वीट के फौरन बाद ईरानी एम्बेसी का ये ताना भरा जवाब आया। ये उनकी ट्रोलिंग वाली स्ट्रैटेजी को बिल्कुल साफ दिखाता है। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, बॉस चाबी तो हमारे ही पास है और जरूरत आपको है, हमें नहीं। तो यहाँ ईरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ हो जाती है। सोशल मीडिया पर ये जो कुछ भी हो रहा था, ये सब जानबूझकर किया जा रहा था। मकसद, वर्ल्ड स्टेज पर अमेरिका को कमजोर दिखाना और ये जताना कि देखो बातचीत के लिए कितने बेताब हैं ये लोग। तो चलिए अब इस जियोपॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक ने उड़ रहे मजाक को जोड़ते हैं ट्रंप के पर्सनल और पॉलिटिकल स्टेक्स से, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ तेल का नहीं रह गया था। बिल्कुल नहीं। ट्रंप के लिए अब ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। एक पर्सनल लड़ाई, उनकी पूरी पॉलिटिकल लेगेसी, उनकी साख अब इस बात पर टिकी थी कि वो हॉर्मुज को अपनी शर्तों पर खुलवा पाते हैं या नहीं। तो बात की जड़ ये है, ट्रंप के लिए अमेरिकी मीडिया से जंग और ईरान के साथ ये गतिरोध, ये दो अलग अलग चीजें नहीं थीं। ये दोनों एक ही बड़ी लड़ाई का हिस्सा थे, नैरेटिव को कंट्रोल करने की लड़ाई। तो सवाल ये है कि इतने हाई स्टेक्स वाले टकराव का हल क्या हो सकता था। चलिए अब इसके पॉसिबल एंड गेम की तरफ बढ़ते हैं, और ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो ऐसा लग रहा था कि इसका डिप्लोमैटिक अंत एक डील के रूप में होगा। एक 10 पॉइंट की लिस्ट पर बातचीत चल रही थी।
इसमें शायद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ ढील और अमेरिका की तरफ से कुछ सैंक्शंस हटाने जैसी बातें थीं। और उम्मीद ये थी कि ये 5-5 का बंटवारा होगा, मतलब 5 बातें अमेरिका की मानी जाएंगी, 5 ईरान की, ताकि दोनों ही तरफ के लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर सकें। और शायद ट्रंप यही डील ऑफर करने वाले थे। अपनी साख बचाने के लिए, एक पब्लिक विक्ट्री हासिल करने के लिए वो सैंक्शंस पर कुछ वक्त के लिए ढील देने को भी तैयार थे। वो बस ये चाहते थे कि मिड टर्म इलेक्शन से ठीक पहले उनकी किरकिरी ना हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है जिसके साथ हम इसे खत्म करते हैं। क्या ये वाकई एक फेस सेविंग डील होगी, या फिर अगर डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो क्या दुनिया को कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम देखने को मिलेगा? एक ऐसी स्थिति जिसकी कल्पना करने से भी आज सब डरते हैं।